नई शिक्षा नीति क्या है और इसमें 5+3+3+4 का क्या मतलब है, और पूर्व शिक्षा नीति में और आने वाली शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन होंगे। 1986 में पूर्व में शिक्षा नीति बनाई गई थी, उससे 34 ईयर्स हो चुके हैं और इसके बाद 1992 में उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। क्योंकि इतना लंबा अंतराल हो गया, इसलिए जो परिवर्तन आए विश्व स्तर पर, उन परिवर्तनों को देखते हुए और शिक्षा में जो जो आवश्यकताएं महसूस की गई, उन सारी आवश्यकताओं को लंबे समय तक विचार विमर्श करने के बाद इस शिक्षा नीति को लागू किया गया। और इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 2 लाख से अधिक लोगों के मत को लिया गया है। जो शिक्षाविद हैं और सामाजिक लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, उन सब लोगों के विचार, महत्वपूर्ण विचारों को इसमें संजोया गया है। और इस नई शिक्षा नीति में पहले 10+2 की जो शिक्षा नीति थी, उसके बाद इस नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाली शैक्षणिक संरचना को प्रस्तावित किया है, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। और 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2, 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज और 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक चरण, जिसमें 6, 7 और 8 क्लासेज आएंगी, और 4 वर्ष का माध्यमिक चरण 9, 10, 11 और 12 आएगा। इस तरह से प्राथमिक शिक्षा में जो सबसे बड़ी बात की गई वो इसमें रखा गया है कि उनकी मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई। क्लास 5 तक मातृभाषा में अध्ययन किया जाएगा और क्लास 6 के बाद फिर दूसरी भाषा का वो चुनाव कर सकेंगे। तो इस तरह से इसमें ये परिवर्तन किया गया है। और 6, 7, 8 के बाद फिर 9, 10, 11, 12 और 10th और 12th में जिस तरह पहले बोर्ड होता था उसी तरह का एक बोर्ड होगा, लेकिन एक तरह सब्जेक्ट की भी इसमें उनको स्वतंत्रता होगी, किस तरह का सब्जेक्ट लिया जाना चाहिए उस तरह उनको स्वतंत्रता मिलेगी। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर भी एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है, इसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। और इस नई पॉलिसी में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। और इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध है, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। विद्यालय में भी सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार देने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों में, व्यायाम और अन्य गतिविधियों में भाग ले सकें। इस नीति में जो सुधार के लिए कहा गया उसके अनुसार कला, विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों का पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी और स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए क्लास 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर और बहुविकल्पीय प्रश्न आदि सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को भविष्य से जुड़े निर्णय में लेने में सहायता प्रदान हो सके, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। और शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की रूपरेखा को विकसित किया जाएगा। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य होगा। इस तरह से इस नई पॉलिसी में शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है उसको 26% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य है। और इसमें स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक जो पाठ्यक्रम है, जो कार्यक्रम होगा, उसमें छात्र कई स्तरों में पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उसी के अनुसार उनको डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 1 वर्ष के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री उनको मिलेगी। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों को क्रेडिट डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक और क्रेडिट बैंक की स्थापना की जाएगी, ताकि अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट के उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति में MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है और
देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की कल्पना की गई है, जिसमें उनकी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र को एक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाएगा और इनके प्रभावी निष्पादन हेतु भी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद का गठन किया जाएगा। यह उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए भी सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, उनके मानकों का निर्धारण करेगा और राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद ये संस्थान के प्रत्यापन का कार्य करेगा, जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। मतलब वर्तमान जो शिक्षा निकायों का नियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जैसे निकायों के माध्यम से किया जाएगा और आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। विकलांग बच्चों हेतु अलग से प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल शिक्षा से संबंधित भी प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासन में अभिव्यक्तित्व विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग से प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा। पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान भी रखे गए हैं, जिसमें जनजातीय में स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, जो पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तरीके से शामिल उनको किया जाएगा। और जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आर्थिक सामाजिक बाधाओं का सामना करने वाले स्टूडेंट के लिए विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। इस तरह से वित्तीय सहायता के लिए भी अन्य जो संस्थानों का गठन किया जाएगा। और जिस तरह से पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ओपन यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा। और अभी जो कई 1992 में जो परिवर्तन किए गए, इसके बाद 2000 इस शिक्षा नीति को 2016 में कहीं इग्नू में और इन सब संस्थानों में इसमें कुछ बातों को लागू कर दिया गया था, क्योंकि ये नीति लागू होने वाली थी, इसलिए कई सारी इसकी चीज़ों को भी लागू किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं, इसकी जो नीति बना दी गई है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में जो मुख्य बातें हैं, तो राज्यों का उसमें सहयोग किस तरह मिल पाता है कि किस तरह स्टेट उसको लागू करने में सहयोग किस तरह से करेंगे, और शिक्षा के सांस्कृतिकरण को कैसे तरह से त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने का प्रयास पूरा किया जाएगा, फंड संबंधी जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा किया जाए, और मानव संसाधन जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी है गवर्नमेंट के पास, उनमें कैसे उसको पूरा किया जाएगा। इस तरह नीति बहुत शानदार बनाई गई है। हम इस बात के लिए प्रधानमंत्री और उनकी टीम को और के कस्तूरी रंगन जी को बधाई देते हैं, जिन्होंने जिनके मार्गदर्शन में इस शिक्षा समिति ने काम किया है। तो ये बहुत शानदार बनी है और एक गेम चेंजर का काम ये शिक्षा नीति करेगी, लेकिन इसके लागू होने पर निर्भर करेगा कि किस तरह से इसको लागू किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके द्वारा कई सारे परिवर्तन देश में आएंगे और अभी हर व्यक्ति ये संभावना जता रहा है, क्योंकि सबके सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। एक बहुत अच्छा शानदार मसौदा बना है, पर इसके लागू होने के बाद ही इसके परिणाम हमारे सामने आएंगे और इसको लागू करने में अगर पूरी सावधानी बरती गई तो अवश्यम भावी ये गेम चेंजर के रूप में होगी।